गरीबों का मुख्यमंत्री। मैं वहाँ से वेटनरी कॉलेज स्थित हमारे चपरासी क्वार्टर में लौट आया और वहीं से अपना काम करने का फैसला किया। अधिकारियों ने मेरे शपथ ग्रहण के बाद एक अन्य मार्ग स्थित बंगले की शिनाख्त मुख्यमंत्री निवास के रूप में कर ली थी, लेकिन मैं किसी ऐसे विशालकाय बंगले में नहीं रहना चाहता था जिसमें मेरे सुरक्षाकर्मी गश्त लगाते रहें और जो आम लोगों की पहुंच से दूर हो। वेटनरी कॉलेज के परिसर में मैंने एक प्रतीक्षा कक्ष बनवाया जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे और मुझसे मिल सकते थे। जहां तक मेरी बात है तो जनता के करीब रहने की मेरी प्रवृत्ति में कुछ बदलाव नहीं आया, बल्कि चपरासी क्वार्टर्स जहां मैं स्कूल के दिनों में रहता था इस लिहाज से अच्छी जगह थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही गरीबों, पिछड़ों और दलितों की सरकारी मशीनरी तक कोई पहुंच नहीं थी। वे उत्पीड़न का शिकार थे। हम स्तर पर ताकतवर लोग हर स्तर पर ताकतवर लोग गरीबों का उत्पीड़न करते थे। जमीन के मालिक अपने पिछड़ों और दलित जाति के हलवाहों से दुर्व्यवहार करते थे। गरीब समुदायों की गर्भवती महिलाओं को सामंतों के खेतों में बगैर किसी पारिश्रमिक के काम करने को मजबूर किया जाता था। खेतिहर मजदूरों के साथ बंधुआ मजदूरों जैसा व्यवहार किया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें मताधिकार भी प्राप्त नहीं था। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक या उच्च सरकारी अधिकारी तक उनकी कोई पहुंच नहीं थी। निचली जाति के अनेक लोगों को अपमानजनक जाति सूचक शब्दों से पुकारा जाता था। यहीर बिलार, चमार सियार, कुर्मी धुर्मी, बनिया बेकाल, नोनिया धोनिया। उनके कपड़े एकदम तार तार हो चुके थे और वे उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज़ तक नहीं उठा सकते थे। जमींदार निचली जाति के लोगों को अपमानजनक तरीके से रे कहकर संबोधित करते थे, लेकिन निचली जातियों के लोगों से अपेक्षा की जाती थी कि वे जमींदारों के लिए मालिक, बाबू, जी हुजूर जैसे संबोधन इस्तेमाल में लाएं। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने दशकों तक न तो सामाजिक हलचल की इजाज़त दी और न ही दास्ता और ज़मीनी स्तर पर होने वाले शोषण की ओर कोई ध्यान दिया। जो भी इस सामंती व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाता था तो उसे नक्सलवादी और अपराधी करार दिया जाता था, या तो मार दिया जाता था या जेल में डाल दिया जाता था। मुझे जगदेव प्रसाद की स्मृतियाँ याद आती है। उन्हें बिहार का लेनिन कहा जाता था। जगदेव कोई कम्युनिस्ट नहीं थे। उन्होंने गरीबों और पिछड़े वर्गों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई और ब्राह्मणवाद को खारिज किया। वह लोहिया के कट्टर समर्थक थे और संसदीय लोकतंत्र में यकीन रखते थे। वह गरीबों और दलितों को शोषणकारी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खारिज करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने मध्य बिहार में जमींदारों के खिलाफ उत्पीड़ित वर्गों को एकजुट करने में अग्रिम भूमिका निभाई थी, लेकिन सामंती बलों ने 1974 में जहानाबाद जिले के कुर्था में उन्हें मार डाला। उस समय उभरता छात्र नेता था मैं, लेकिन इस घटना से मुझे गहरा दुख हुआ। मैं उसी वर्ग से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसके सशक्तिकरण के लिए प्रसाद संघर्ष कर रहे थे। सार्वजनिक जीवन में मेरे एक आदर्श भी वो व्यक्ति थे। शपथ ग्रहण करने के बाद वेटनरी कॉलेज में लोगों से हुई अपनी पहली ही मुलाकात में मैंने कहा, वोट का राज मतलब छोट का राज। सार्वजनिक जीवन में मेरे एक आदर्श भी वो व्यक्ति रहे थे। शपथ ग्रहण करने के बाद वेटनरी कॉलेज में लोगों से हुई अपनी पहली ही मुलाकात में मैंने कहा, वोट का राज मतलब छोट का राज। आप लोग मालिक हो, मालिकों पर अत्याचार नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री के रूप में मैंने 3 फैसले लिए। ताड़ी की निकासी और उसकी बिक्री पर कर उस पर लगे हटा लिए जाएंगे। ताड़ी गरीब पासी जाति के सदस्यों के जीवन यापन का साधन है और उन्हें औपनिवेशिक राज के समय से
कर देने को मजबूर होना पड़ता था। पूरे राज्य में 150 चरवाहा विद्यालय खुलवाए ताकि चरवाहे उस समय अध्ययन कर सके जब उनका मवेशी चर रहे होते हैं। खेतीहर मजदूरों का न्यूनतम पारिश्रमिक 16.5 रुपये से बढ़ाकर 21.5 रुपये हो गया। शपथ ग्रहण करने के बाद अगले दिन ही मैंने हेलीकॉप्टर से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा शुरू कर दिया। मैं बहुत गरीब वर्ग से आया था और इस तबके से जुड़ना अच्छा लगता था। उनकी तकलीफ़ों के प्रति मेरी सहानुभूति थी। तकरीबन रोज़ मैं पटना से उड़ान भरता और हेलीकॉप्टर को चरवाहों, ताड़ी इकट्ठा करने वालों, मैला ढोने वालों, खेतीहर मजदूरों, मछुआरों और सुअर तथा मुर्गी पालने वालों के बीच उतारने को कहता था। उस समय इन लोगों के चेहरों पर जो चमक होती थी मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। ऐसे मौक़ों पर मैं तुरंत उन्हें कुछ इस अंदाज से संबोधित करता था। ए गाय चराने वालों, ए बकरी चराने वालों, ए कपड़ा धोने वालों, ए सुअर पालने वालों, ए मैला ढोने वालों, ए बोझा ढोने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। भाषण देने के लिए मैं पोर्टेबल मेगाफोन साथ रखता था। मैंने ऐसी बूढ़ी औरतों को गले लगाने से गुरेज नहीं किया जिनके कपड़े तार तार थे, जिनकी आंखों में कीचड़ था। उनकी चिपचिपी आंखों को साफ कर मैंने उनसे कहा, मैं आपका बेटा हूं और आप मेरी मां हैं। मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं, अब आपका सेवा करूंगा। जब मैंने ऐसी औरतों को अपनी बाहों में लिया तो वे रोने लगीं। वे खुशी के आंसू थे। मैंने शायद ही कभी पटना में दोपहर का भोजन किया। बिना किसी सुरक्षा कवच के मैं अक्सर गरीब खेतीहरों के बीच पहुंच जाता और उनसे सतुआ, नज़दीक के तालाब से मछली और अनाज लाने के लिए कहता। गांव में यह मज़ेदार दावत होती है। गरीब किसान आग जलाकर भात और मछली पकाते थे और हम सब मिलकर खाते थे। मैं प्रायः सोरठी, बिरजाभार, चैता, बिरहा और होली गाने वाले लोक गायकों और संगीतकारों को तलाशता और झाल और ढोलक के साथ उनकी संगत करता। जब तक मैं गांव में रहता वहां जश्न का माहौल बन जाता। मैं उनसे घुल मिल जाता और उन्हें उखड़े हुए नाखून दिखाता। मैं उन्हें बताता कि मैं भी कभी गाय और भैंस चराता था। बाद में कुछ पत्रकारों ने यह कहना शुरू कर दिया कि मैंने गरीबों के साथ उनकी भाषा में संवाद करना सीख लिया है। वे गलत बोलते थे। मैं तो खुद ही गरीबों के बीच से आया था और उनसे उनकी भाषा में बात करने के लिए मुझे किसी अतिरिक्त प्रयास की ज़रूरत नहीं होती थी। हेलीकॉप्टर में जगह कम थी। मैं शायद ही कभी अपने साथ अधिकारियों को ले जाता था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी सुरक्षाकर्मियों के साथ हथियारबंद जीपों से वहां पहुंचते थे जहां मेरा हेलीकॉप्टर लैंड करता। मैं इन अधिकारियों से कहता कि वे जनता के करीब जाएं, उनसे घुलें मिलें और उनकी बातें सुने। मैंने लोगों के मन से अधिकारियों को लेकर व्याप्त भय को दूर कर दिया। मैं उनसे कहता कि आप लोग मालिक हैं, ये वोट का राज है, इसका मतलब आप राजा हैं। ऑफिसर लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, आपका सर्विस करना इन लोगों का काम है, डरना नहीं है। मैं गरीबों को अपना परिवार मानता था और वे भी मुझे अपना बेटा मानते थे, अपना परिवार मानते थे। मुख्यमंत्री बनने के 3 महीने के भीतर ही शायद ही ऐसा कोई गांव रहा हो जहां मैं नहीं जा सका। मैं रोज़ाना 4-5 गांव जाता था। लोग मुझ पर जिस तरह का प्यार उड़ेल रहे थे उससे मैं अभिभूत था। मैंने अपने किसी पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री की न तो नकल की न ही अनुसरण किया। मैंने खुद से मेहनत कर नया रास्ता बनाया। मैं कभी विशालकाय सरकारी बंगले में नहीं रहना चाहता था ताकि राज्य पर बोझ न बनूं। मैं कभी सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों से घिरा नहीं रहना चाहता था। मुझे ऐसी चीज़ें मिली जिनके लिए मैं तरसता था और अब यह मेरी बारी थी कि मैं लोगों की आवाज़ बनूं और उन्हें सम्मानजनक जीवन देने का
अधिकार दिलाऊं। आप चाहे कितने भी बड़े नेता बन जाएं, लेकिन आप हताश और अमानवीय हालत में गुजर बसर कर रहे समाज में प्रगति की उम्मीद नहीं कर सकते। मेरी सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि बेजुबान लोगों के भीतर भरोसा पैदा कर सकूं और उन्हें एहसास दिला सकूं कि मेरे लिए किसी की भी तुलना में उनकी सर्वाधिक अहमियत है। अपनी पिछड़ी पृष्ठभूमि और सार्वजनिक जीवन में 2 दशक बिताने, 1 दशक छात्र नेता के रूप में और 1 दशक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में के बाद मुझे एहसास हो गया कि हम एक गैर बराबरी वाले समाज में रहते हैं, जिसमें असमानता, अभाव, पक्षपात और जातिवाद है। ऐसे में मेरा पहला और महत्वपूर्ण दायित्व था कि मैं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करूं। मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि मैंने वंचित तबकों का सशक्तिकरण किया और उन्हें सम्मानजनक जीवन दिया। आज निचली जाति के लोग अपनी बात कह सकते हैं, उन्हें अब कोई दबा नहीं सकता। विपक्ष और मीडिया के मेरे आलोचक जब गरीबों और वंचित तबकों के लोगों को उकसाकर उनसे पूछते हैं कि मैंने उनकी ज़िंदगियों को कौन कौन सा ठोस बदलाव किया उनकी ज़िंदगियों में, तो उनका जवाब होता है कि लालू यादव ने हमें जुबान दी, आवाज़ दी। मेरे आलोचकों और लोगों के बीच के इस संवाद पर ज़रा गौर कीजिए। क्या लालू ने तुमको रोटी दी? नहीं। क्या उसने तुमको मकान दिया? नहीं। क्या उसने तुमको कपड़ा दिया? नहीं। तो फिर उसने तुम्हारे कल्याण के लिए क्या किया? जीवन में स्वर्ग सब कुछ नहीं होता। उन्होंने हमको स्वर दिया, हमको आवाज़ दी, हमको हिम्मत दिया। आज नीची जातियों की बात सुनी जा रही है, कोई भी उन्हें अब दबा नहीं सकता। मैं यह देखकर खुश होता हूँ कि बिहार की नीची जातियों और दलित चुनाव दर चुनाव मुखर होते जा रहे हैं। जब मेरी लोकप्रियता चरम पर थी, उस समय भी मेरे आलोचक मुझ पर सस्ते हथकंडे अपनाने और प्रशासन पर ध्यान नहीं देने के आरोप लगाते थे। इस पर मेरा जवाब होता था कि यदि आप उन लोगों के आमने सामने होकर बात नहीं कर सकते जिनका कल्याण करना आपकी जिम्मेदारी है, तो फिर मुख्यमंत्री बने रहने का क्या फ़ायदा। आज नीची जातियों को आवाज़ मिली है और उनकी बातें सुनी जा रही है। जब मैं पटना में होता तो मैं तय परंपराओं से हटकर अपने ढंग से काम करता था। शहर में यात्रा करते हुए मैं अक्सर मेगाफोन से ट्रैफिक व्यवस्थित करता। मंत्रिमंडल की बैठक किसी पेड़ के नीचे चौपाल में करता। यहाँ तक कि मैं वरिष्ठ अधिकारियों को वेटरनरी कॉलेज के परिसर में बुलाकर लोगों की मौजूदगी में अहम मुद्दों पर बात करता जो जनता से सीधे जुड़े थे। मैं अवैध शराब दुकानों पर छापा मारता, औचक स्कूलों का निरीक्षण करता और गैरहाजिर पाए जाने वाले शिक्षकों को बर्खास्त कर देता। मैं अक्सर पटना म्यूजियम, पटना मेडिकल कॉलेज और अन्य सार्वजनिक स्थलों में व्याप्त गंदगी, धूल और अतिक्रमण को हटवाता था। लेकिन अधिकांश समय मैं ग्रामीण अंचल में होता था। काम संभालने के कुछ महीनों के बाद मैं अधिकारियों को अपने साथ लेकर लोगों के बीच जाता और उन्हें नहाने, साफ कपड़े पहनने और साफ सुथरे ढंग से रहने के लिए प्रेरित करता। मैं वंचित परिवारों के लिए अपने साथ साड़ी, चूड़ी, साबुन और पानी के टैंकर लेकर जाता था। मैं उन्हें पैसे भी बांटता था। आईएएस अधिकारी और पटना की कलेक्टर राजबाला वर्मा ने इस काम में मेरी काफ़ी मदद की। लोगों को नहाने के लिए राजी करने और दलित बस्तियों की साफ सफाई के इस अनूठे अभियान में वह मेरे साथ होती थी। सामंती प्रवृत्ति के लोगों और उच्च मध्य वर्ग के लोगों की वंचितों की धारणा कुछ इस तरह थी, ये तो गंदे रहते हैं, ये महकते हैं। मैं गरीबों के बारे में इस धारणा को बदलने के अभियान में था। इससे पहले इनमें से अधिकांश लोगों ने कभी मुख्यमंत्री को अपने बीच नहीं देखा था। मेरा यह गैर पारंपरिक तरीका उनके किसी सांस्कृतिक झटके से कम नहीं था। मंडल लहर।